नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पश्चात इस तरह का इंटरव्यू अब वापस दोबारा शुरू किया जा रहा है। तो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि उनको नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। और दूसरी बात ये कि आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो एक छोटे से जगह से आकर इस आर्ट फील्ड में अपनी एक जगह बनाई। तो आइए हम स्वागत करते हैं मनीष चावड़ा जी का। मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला हमारा जो सवाल होता है, सबकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो उसी जर्नी के साथ हम शुरू करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई? आप पले-बढ़े कहाँ? कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट लेकर आए और इस आर्ट फील्ड में एक जगह बनाने में जो एक जद्दोजहद सबकी होती है, उसमें आपको किसने मदद की? तो उस विषय में हमारा पहला प्रश्न होता है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी कहाँ से शुरू होती है? मेरा आर्ट के प्रति जो रुझान था वो जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था तब से था। और पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर जैसे जैसे ये साइड पे मेरा झुकाव बढ़ा वैसे वैसे मैं पढ़ाई में डल होता गया। और फिर थोड़ा ऐसा भी था कि मुझे सीखना है। तो मेरा जो शहर है वो शहर का नाम है जामनगर। वो एक गुजरात का एक छोटा सा शहर है जो कृष्ण भगवान द्वारिका नगरी के पास में है। तो बड़ा छोटा शहर है। और वहाँ पे आर्ट का कोई सिनारियो आज भी ज़्यादा नहीं है। वो आप बोल सकते हो 5 से 10% तक ही होगा आज भी। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ 91 92 की, तो कुछ नहीं था। बस ऐसा था कि जो पेंटर होते हैं जो साइन बोर्ड लिखते हैं वही है वहाँ, बाकी और कुछ नहीं है। जो जो थे वो भी वो शहर छोड़ के बड़े शहर में शिफ्ट हो गए थे। पर वो भी फाइन आर्ट्स कॉलेज में टीचर या ऐसे ऐसे थे। तो मैं तकरीबन 6 से 7 पेंटरों के पास मैं सीखने गया होऊंगा मेरा। तो मुझे ऐसा ऐसा फील होता था कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं, ऐसा ऐसा करके मैं एक ऐसी जगह पे आया जो वो मंदिरों के जो पेंटिंग होते हैं, जो माइथोलॉजिक जो पेंटिंग होते हैं वो करते थे। तो मुझे उसके पास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उसके पास से जो ऑयल कलर का टेक्निक होता है, एनेमल पेंट और ऑयल कलर कैसे यूज़ करते हैं, वो सब जानने को मिला। पर इसका बेनिफिट मुझे ये हो गया कि ये इतने पेंटरों के पास सीखने जाते 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 मेरा अनुभव इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज से पहले भी मैं पोर्ट्रेट भी कर सकता था, साइन बोर्ड भी कर सकता था, होर्डिंग्स भी कर सकता था। और जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो क्लासेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए रोड पे जो लिखते थे, तो वो भी मैं करने लगा था। तो ये एक अच्छा जर्नी रहा मेरा पेंटरों के पास सीखने जाने का। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला और मेरा हाथ साफ होता रहा, क्योंकि ये तो फील्ड ही प्रैक्टिकल का है। आप जितना काम करोगे उतना आपका हाथ साफ होता है। फिर मेरा हाई स्कूल में मैं आया। तो अब मेरा वो फैमिली का कंडीशन भी ऐसा था कि मुझे साइड में काम करना पड़ता था, वो साइन बोर्ड वगैरह तो वो मैं करता था। और मेरे पापा जो स्पेशलिस्ट सौराष्ट्र में जो 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 छकड़ा बनता है 3 व्हीलर डीजल, जिसमें रॉयल फील्ड का इंजन लगता है, वो बनाते थे। और उसमें भी काफ़ी कुछ डिज़ाइनें बनती थी, ऑर्नामेंट, पोर्ट्रेट, गुजराती
फिल्म आर्टिस्ट के पोर्ट्रेट, फिर शहीद भगत सिंह के, महाराणा प्रताप के, वो सारे पोर्ट्रेट भी बनते, तो वो सारा काम मैं करता था। तो हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू हुई, नौवीं कक्षा में था, तो एक बार स्कूल में मैंने एक वो बड़ा ही फेमस माइथोलॉजी चित्र है जिसमें सूरदास जी तंबूरा बजा रहे हैं और कृष्ण भगवान उसको मगन होके सुन रहे हैं और सूरदास जी साथ में भजन गा रहे हैं। तो वो चित्र का कॉपी करके बड़ा मैंने स्कूल में डोनेट किया। तो वो चित्र मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने देखा, तो उसने स्टाफ से पूछा कि ये कहाँ बनवाया। तो स्टाफ में से किसी ने उस प्रिंसिपल जी को बोला कि ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, उसने ही किया। तो एक बार प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाया और बोले कि ये आपने किया है? मैंने कहा हाँ मैडम। तो बोले आप ये करते हो? मैंने कहा हाँ। तो मैं वो जो मुलाकात थी वो मेरे लाइफ का, मैं मानता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट है कि मेरा जीवन, अभी मुझे नहीं पता था कि इतना बदलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे एक गुरुजी है, वो हर साल जामनगर आते हैं, वैसे सन्यासी है, सिद्ध पुरुष है। वो गुरुजी का नाम है स्वामी श्री प्रकाश आनंद जी महाराज। वो अभी लास्ट 10 जून को ही उनका शरीर शांत हुआ। और तो वो प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि तुम आना, वो जब जनवरी में आएंगे तब। मैंने कहा ठीक है मैडम। तो जनवरी आया तो मैं उनसे मिलने गया। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे पहले से बोल के रखा कि तुमने जो भी बनाया हो ना वो लेके आना। तो मेरे पास कुछ पेपर वर्क और कुछ पोर्ट्रेट्स ना मैं करता ही था पहले। तो उनसे मिला तो वो बोले कि तू तो अभी छोटा है बहुत। मैंने कहा हाँ महाराज जी, मैं तो अभी छोटा हूँ। तो बोले तू आश्रम में आएगा जब स्कूल का वेकेशन होगा। तो ये आपके प्रिंसिपल मेरे पास आती है हर साल, वो जब वेकेशन होता है समर वेकेशन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फैमिली से पूछ लूँगा, क्योंकि मेरा एज तो 15 साल तक का ही था, 15 मैक्सिमम 16 साल का होगा। तो मैंने घर पे बात किया तो पापा ने तो मना किया कि बोला इतनी दूर नहीं जाना है। तो वहाँ थोड़े दिनों के लिए बात स्टॉप हो गई। फिर प्रिंसिपल ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा घर से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारे पापा या मम्मी को लेके आना। तो मैं पापा को लेके गया, तो प्रिंसिपल के सामने भी उन्होंने मना किया। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने जिद पकड़ी। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है। तो मैंने दादा, वो कहते हैं ना कि आपका पापा के साथ बात नहीं बन रहा है तो दादा को बोलो, वो बात बनेगी ही बनेगी। ये मास्टर स्ट्रोक होता है हर बच्चे का। तो वो दादा से बात किया, तो दादा ने फिर पापा को कन्विंस किया और ऐसे पहली बार वहाँ आश्रम गए। और आश्रम में बहुत वो आश्रम भी वो टाइम पे डेवलप हो रहा था, छोटा सा आश्रम था। पर वो आश्रम ऐसी जगह है, वो जगह का नाम है परोर करके, पालमपुर, और स्टेट पड़ता है HP। तो मैं 1 महीना रुका वहाँ पे। और मैं जब पहली बार गया तो मेरे साथ 11 लोग थे, और वो 11 के 11 का जो एज था ना वो 50 से 60 के बीच में था। और मैं एक ही बच्चा साथ में था जिसका एज 16 साल का था। तो मेरे को शुरू में ऐसा लगा, पर सब जो साथ में आए थे वो इतने अच्छे थे, इतने प्यार करने वाले थे। तो मैं तकरीबन 1 महीना रुका, पर मेरे को वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगा कि यार कहाँ फंस गया ये। तो मैंने कहा गड़बड़ है, 1 महीना रुक के कैसे कटेगा। तो स्वामी जी बीच में मैं जब वहाँ पे मैं गया ही था पेंटिंग के लिए, वो श्लोक वगैरह लिखना और उनके धार्मिक पेंटिंग करना, मेडिटेशन के न ये सब। तो वो एक बार मुझे आगे बोल रहे अभी तो तुझे बहुत मुझे शार्प करना बाकी है।
तो तू कर, तो अभी तो बहुत तो जब मैं शार्प कर करूँगा। तो वो टाइम पे मुझे समझ में ही नहीं आता ये क्या बोल गए। मेरे को अब होता है ना, इंसान हमेशा उल्टा ही सोचता है। तो मेरा भी थे थिंकिंग ऐसा हुआ कि ये तो मेरा यूज़ कर रहे हैं, मैं 1 महीना यहाँ मैंने कहा रुकूंगा और पता नहीं पैसे क्या देंगे, ये वो सब। थोड़ा वो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा था, क्योंकि अब पूरा जो जो था एटमॉस्फेयर था पूरा चेंज हो रहा था। वो पूरा ये हम ऐसे ही वो स्वार्थ के वो दुनिया में होते और वहाँ बिना स्वार्थ के कुछ करना होता है, तो वो थोड़ा ऐसा था। तो मैंने वो साल मैंने कसम खाई, मैंने कहा कभी नहीं आऊँगा यहाँ। फिर क्या हुआ? फिर आप गए दोबारा वहाँ पे आश्रम में? क्योंकि ऐसा होता है एक बाल्यकाल में जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में एक बार बैठ जाती हैं वो हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। तो हम जानना चाहेंगे, यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, तो हम आगे की स्टोरी भी जानना चाहेंगे। तो बस वो पहले साल ऐसा लगा कि यार यहाँ मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि इतना दूर और पूरा महीना काम काम वही करने का। तो मैंने कसम खाई वो पहले साल कि मैंने कहा नहीं आऊँगा मैं। और फिर बस वापस आए और फिर पढ़ाई में लग गया। फिर अगले साल महाराज जी फिर आए, क्योंकि वो तकरीबन 78 या 77 से वो कंटिन्यू जामनगर आ रहे हैं। तो बस उनका वो क्रम था कि वो हर साल जामनगर 2-3 महीना रुकने का। तो वो आ गए फिर। तो मुझे भी न्यूज़ में मिला कि वो आए हैं, तो मैं गया नहीं था 3-4 दिन। तो उसने फिर किसी से पूछवाया कि वो बच्चा कहाँ है, लड़का आया नहीं मिलने के लिए। तो फिर मुझे न्यूज़ मिला। तो फिर अब कहते हैं ना वो कोई ना बुला रहे थे वो। तो मैं गया मिलने, तो बोला क्या बात है, वो तो 3-4 दिन हो गए मिलने नहीं आए। मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा इधर उधर था। तो बोला ठीक है। तो फिर वहाँ से उनके पास उठना बैठना शुरू हुआ। फिर वो जाते जाते फरवरी एंड में मुझे बोले कि इस बार आ जाना वेकेशन पर होगा, प्रिंसिपल मैडम आ रहे साथ में। तो मैंने अब बड़े संत थे तो मैं ऐसे तो मना नहीं कर पाया, पर मैंने कहा ठीक है महाराज जी आ जाऊँगा। तो अभी पता नहीं क्या क्या हुआ कि वो जो पिछले साल जो कसम खाई थी वो टूट गई कि नहीं चलो चलते क्या होता है देखते हैं। फिर वो साल से मैं जब गया तो वो साल पता नहीं क्या हुआ कि मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा कि मेरा 1 महीना कैसे चला गया कुछ पता नहीं चला। तो अब फिर वापस आया। तो 10वीं के एग्ज़ाम थे, तो 10वीं के एग्ज़ाम दिए पर फेल हो गया मैं। तो थोड़ा ऐसा हो गया, पर ज़्यादा ऐसा कुछ ना नहीं हुआ, क्योंकि मैं पेंट करता रहता था, इसलिए मुझे अपने फ्यूचर को लेके कोई क्वेश्चन नहीं था कि मैं क्या करूँगा। वो पता नहीं अंदर ही डिसाइड हो गया था कि मुझे यही करना है। पर पेंटर ही बनना है बस, वो पेंटर बनने का एक ख्वाब था। तो फेल हो गया। तो फिर वापस अगले साल ट्राई देना था। तो महाराज जी के पास गया। तो महाराज जी ने बोला कि कैसे हुआ, फेल क्यों हो गया। मैंने कहा अभी ये करता हूँ तो इसमें रुचि नहीं रहती है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक काम कर तू ये कैसे भी करके इसको पास करना है, वो तू थोड़ा मेहनत कर ले। फिर मुझे बोले कि तुझे इसकी पढ़ाई के लिए जाना है बड़ौदा। मैंने कहा इसकी पढ़ाई, तो बोले हाँ। तो बोले तुझे पता नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो बोले नहीं मैं बड़ौदा जाता रहता हूँ और वहाँ पे एक संतराम मंदिर है। वो जो मंदिर के जो महाराज थे वो उसके गुरु भाई थे। तो वो उसके वहाँ जाते थे तो उनको पता था वो कॉलेज का, और उनको नॉलेज भी था क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं और काफ़ी घूमे हुए। तो उसको ये फाइन आर्ट्स कॉलेज का पता था। तो बोले तुझे वो करना है, तुझे ये पेंट ये लिख रहा है वो सब तो ठीक है पर वो करेगा तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा
ठीक है महाराज जी। तो दोबारा एग्ज़ाम दिया, दोबारा फेल हुआ। तो फिर मिलना हुआ तो बोले क्या क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने कहा नहीं महाराज जी क्या करूँ। तो जब तीसरी बार मैंने ट्राई दिया तो वो टाइम पे मैं आश्रम में ही था और मेरे घर से फ़ोन आया कि तुम इस बार पास हो गए हो। मैंने कहा वाह चलो। फिर वो सबसे पहले मुझे न्यूज़ मिला तो तुरंत मैंने महाराज जी को बोला ठीक है चल अब हो गया। वो बोले जाके तो तुझे ये फॉर्म भरना है। पर मैं यहाँ आके बड़ौदा में मैंने थोड़ा इंक्वायरी किया तो ऐसा था कि वहाँ 12th पास है। तो मैंने कहा यार ये तो यहाँ तो कभी नहीं होगा। तो मैंने महाराज जी को बोला तो बोले तो फिर अहमदाबाद या कहीं और भी हो सकता है। तो मैंने अहमदाबाद में पता किया तो वहाँ पे एडमिशन मुझे मिल गया, पर वो 5 साल के लिए था। तो अब एडमिशन की प्रोसेस जब चल रही थी तो पेरेंट्स नाराज़ हो गए। बोला इतना सारा कर रहा है तो तुझे लिखना आता है, पोर्ट्रेट करना, अभी और क्या सीखने जाएगा तू? तो मैंने कहा नहीं, वो महाराज जी ने बोला है। अब वो महाराज जी के साथ रिलेशन ऐसा हो गया था कि वो जो कहेंगे ना वही ठीक है और उनकी बात काटनी नहीं है। तो मैंने पेरेंट्स से बोला नहीं, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा पक्का। तो वैसे भी फैमिली का कंडीशन ऐसा था नहीं और पापा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर तुझे करना है तो तू कर, मैं कोई खर्चा देने वाला नहीं हूँ। अब एक और मुसीबत आई, फिर मैंने कहा अभी क्या करेंगे। फिर मैंने मेरे प्रिंसिपल मैडम को बात किया तो वो प्रिंसिपल मैडम ने महाराज जी से बात किया तो महाराज जी बोले वो लड़के को बोल दे कि उसको वो खर्चे की चिंता ना करे, वो मैं हूँ, मैं कर दूंगा उसको। तो थोड़ी हिम्मत आ गई और वो प्रोसेस पूरा हुआ, फाइन आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। और इसमें बड़ा एक चमत्कारी भी बोल सकते हैं और एक ऐसी चीज़ हुई थी बीच में जो मेरा एडमिशन चल रहा था। वो ये मेरा जो महाराज जी के लिए जो श्रद्धा स्ट्रांग हुई ना उसका ये एक चीज़ थोड़ा सा ऐसी घटना घटी कि मैं जब एडमिशन के लिए गया तो सुबह 11 बजे ही मेरा टर्म था। तो मेरा वो सब सर्टिफिकेट ना रिजल्ट ना वो सब चेक कर रहे थे। वो टाइम पे ओरिजिनल देने का नहीं होता है, वो जेरोक्स होता था। तो उसमें जो मैं 10वीं में मैं ऐसे पास हुआ था ना तो वो बीच का रिजल्ट मिसिंग था। तो वो रिजल्ट नहीं था तो वो लोगों ने बोला कि आपका ये बीच वाला रिजल्ट नहीं है तो हम आपको अभी ये आप हमें दोगे तो होगा। तो अभी वो टाइम पे ना मोबाइल थे ना कुछ और था। तो मैं जो साइन बोर्ड के लिए जो कलर वगैरह जहाँ से लाता था ना उसका बिल में मेरे पर्स में था। तो वो मेरे शहर की दुकान ही थी जामनगर की। तो मैंने उसको फ़ोन किया, यार मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे को ये बीच वाला रिजल्ट चाहिए तो आप मेरे घर पे किसी को भेजो तो वो मिल जाए। तो उसने वहाँ भेजा। ये बीच में एक मैं मायूस जैसा हो गया। मैंने कहा साला मिलेगा नहीं, ये तो बात वो हो गई। तो मैं एक जेरोक्स की दुकान पे वो मैं वेट कर रहा था फैक्स आने का। वो टाइम पे फैक्स का बड़ा वो था कि सामने से कोई स्कैन करके भेजे तो आपको वहाँ प्रिंट मिलता था। तो वो फैक्स नंबर दे के रखा था तो मैं वो दुकान पे बैठा था। तो वहाँ पता नहीं कौन बुजुर्ग आए, उन्होंने अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अरे कि क्या हुआ कि क्यों इतना परेशान है। मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा। तो उसने मेरे यहाँ पे से हाथ मार के बोला कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तेरा होना ही है, ये कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे को लगा क्या हो। तो उसके दुकान के बाहर जाते ही वहाँ से फैक्स आया और वो रिजल्ट का मुझे जो बीच वाला जो मिसिंग था उसका प्रिंट आया और वो मैं वहाँ गया। वो ये सब के बीच में मेरा जो टाइम हो गया तो 4:30 बज गए। अब वो इंटरव्यू वहाँ ख़त्म होने वाले थे, सारा जो एडमिशन था। तो मैं वहाँ फटाफट गया, मैंने कहा लो। तो बोले यार
तुम तो बहुत लकी हो। मैंने कहा क्यों? बोला एक ही सीट सीएन का है और वो अभी भी पड़ा है और वो तो तुम्हें मिलेगा। आपने सीएन में मांगा था तो सीएन में ही मिलेगा। आपके 11 बजे से 2 ही सीट था, एक ही भरा है। मैंने कहा चलो अच्छा है। मैंने कहा हो गया तो बस वो एडमिशन हो गया। फिर धीरे धीरे फाइन आर्ट्स कॉलेज शुरू हुआ और फिर महाराज जी हर महीने पैसे भेजते थे। और फिर 2-3 साल में मैं अहमदाबाद में थोड़ा सेट हो गया तो मैंने जॉब शुरू किया और साइड में काम करता था। फिर महाराज जी को मैं मना करता था तो भी मैंने वो हर साल में जैसे जाता था, हर महीने वहाँ जो भी करता था उसके पैसे मुझे देते थे वो हर बार। तो अब मेरी लाइफ में जो बदलाव आया वो मैं जैसे कि बात हुआ मेरे प्रिंसिपल, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम था श्रीमती अनसुयाबेन गोरेचा और वो काफ़ी अच्छे ह्यूमन और अच्छे प्रिंसिपल थे और मेरे लाइफ के लिए और मेरे जीवन के लिए तो महान ही थे। तो बस उन्होंने गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी ने ये फाइन आर्ट्स का रास्ता दिखाया और धीरे धीरे फाइन आर्ट्स कॉलेज शुरू हुआ और बस आगे बढ़ता 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 अभी ये सब चल रहा है।